बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उनके ट्रेंड्स के बारे में। तो पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि पीरियोडिक टेबल जो था, जो आजकल मॉडिफाइड फॉर्म में है, उसमें डेवलपमेंट जो थी वो किस तरह से हुई और किस किस ने जो है इन डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो आज हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कोर्स प्लान के अकॉर्डिंग जो है ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove the outermost loosely bounded electron from the valence shell of an isolated gaseous atom is called the ionization energy। अगर हम इस डेफिनेशन को देखें, ठीक है, तो सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट ये है वो ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड, हमें एनर्जी जो है वो रिक्वायर क्यों हुई है। ठीक है, दूसरा ये है कि हम बात करेंगे आउटर मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और थर्ड पॉइंट जो है वो है आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो देखें, अगर एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है, तो उसके न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और वे अलग अलग शेल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस वजह से ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं शेल्स के अंदर, और वो न्यूक्लियस से कहीं भी दूर नहीं जाते। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या होता है, पकड़े हुए होता है। इस वजह से हमें जो है वो एनर्जी लगाना पड़ती है ताकि हम न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसको तोड़ के हम उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके, निकाल सकें। दूसरी बात यह है, हम बात करेंगे वैलेंस शेल की, कि वैलेंस शेल ही हम यहाँ पर क्यों लेते हैं और वो लूजली बाउंड क्यों होता है इलेक्ट्रॉन। देखें, मोस्टली जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है जब हम प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहले जाकर किस पे इफेक्ट करती है, वैलेंस शेल के ऊपर। ठीक है, वैलेंस शेल को हम ये कह सकते हैं कि द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा फासले पर होता है। इसी वजह से वो न्यूक्लियस के साथ जो है वो लूजली बाउंड होता है। और लास्ट पॉइंट है आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम टर्मिनोलॉजी से क्या मुराद है, इसका मतलब ये है कि हमें अगर आयोनाइजेशन करवाना पड़ती है तो हम सबसे पहले जो है वो एक गैशियस एटम में उसको कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन जो होता है वो एक मोलेकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और अगर हम उसकी आयनाइजेशन एनर्जी काउंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो पहले एनर्जी जो होगी वो उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूटिलाइज होगी। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो दोनों एटम्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। फिर जो है जब हम फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो उसके वैलेंस शेल में से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमें ऑलरेडी जो है वो गैशियस एटम में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, ताकि जब हम एनर्जी प्रोवाइड करें तो वो बॉन्ड ब्रेकेज में यूटिलाइज ना हो। सेकंड पॉइंट है, इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड टू एन एटम देन एन इलेक्ट्रॉन में बी प्रमोटेड टू अ हायर एनर्जी लेवल। कहते हैं कि अगर हम बहुत कम मिकदार में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पास पॉसिबिलिटी होती है कि वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे चला जाए। लेकिन जब हम क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करते हैं या इतनी सफिशेंटली लार्ज अमाउंट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है।
कुछ बेसिक पॉइंट्स है एनर्जी के बारे में। इट इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ किलो जूल पर मोल, ठीक है। इट इज द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने पहले बात की है कि जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। वो क्यों? वो इस वजह से कि जब हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चुंगल से आज़ाद करवा लेते हैं तो वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से आज़ाद करवाने के लिए जितनी हम एनर्जी लगाते हैं वो इनडायरेक्टली मेजरमेंट होती है उस फोर्स का जो कि न्यूक्लियस की आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए होती है। थर्ड पॉइंट है स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितनी ज्यादा न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमें जो है वो उतना ही ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगी, उतनी ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी जब हम उसे देंगे तो वो क्या करेगा, अपनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को छोड़ के अपने वैलेंस शेल से रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ये एक्स। जब हमें इसे एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो गया, ठीक है, ये देखें। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, पॉजिटिव आयन के अंदर। और उस पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। अब हम एक जर्नल एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ऑफ सोडियम। हमें पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सोडियम में कितने हैं, 11, जो कि न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 11 है, जो कि शेल्स के अंदर सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज रखता है और ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रखते हैं। तो इन दोनों की आपस में लिए एक खास अट्रैक्शन होती है, ठीक है। नेट चार्ज इसके ऊपर कौन सा होता है, 0। तो जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो एनर्जी जो है वो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या करती है, फॉल आउट करवाते हैं। फॉल आउट करवाने से ये क्या करता है कि ये यहाँ से क्या कर जाता है, मूव आउट कर जाता है। फिजिक्स में एक बेसिक रूल है कि सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बराबर होनी चाहिए। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को उसको सर्कल में घुमाती है, बाउंड रखती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो उसको क्या करती है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जो है वो मूव करवाती है। तो जैसे ही हम एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो वही रहेगी, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये अलोंग द टेंजेंट इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ से इसके वैलेंस शेल में से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिमूव हो जाता है और बाकी हमारे पास ये देखें इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 10, और प्रोटॉन्स कितने हैं, 11। तो 11 पॉजिटिव चार्जेस हैं, हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं, और 10 जो है वो नेगेटिव चार्जेस हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो डोमिनेंट होता है जो कि उस एटम के ऊपर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अंडरस्टूड बात है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू अ न्यूट्रल एटम टू अ पॉजिटिव आयन हैविंग अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। यानी कि किसी भी एक न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना जरूरी है कि जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलरेडी निकल चुका होगा, यानी उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पर एक और बात क्लियर करते चले कि जब एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हम उससे इलेक्ट्रॉन मजीद निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, डोमिनेंट है। न्यूक्लियस की आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, डोमिनेंट होती है। इसी वजह से सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज मच हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, लेकिन जब हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो हम एक पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन में से क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा रहे होते हैं। द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कन्वर्ट्स, अब वो एटम जिसके ऊपर ऑलरेडी
2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन को वो रिमूव कर चुका है, उसके ऊपर हाईली डोमिनेंट पॉजिटिव चार्ज है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एंड सो ऑन। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी, वो फैक्टर्स जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। साइज ऑफ द एटम। देखिए बेटा, साइज ऑफ द एटम जो है ना, ये डायरेक्टली क्या है कि ये इन्वॉल्व है किसको अफेक्ट करने में, आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने में। मसलन अगर एक एटम है जिसका साइज छोटा है, ठीक है, साइज छोटा होने से क्या मुराद है, साइज छोटा होने से ये मुराद है कि जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, मजबूती से पकड़े हुए होता है, ठीक है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना जो होता है वो क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। सेकंड नंबर पे है द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। जितना ज्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए कशिश बढ़ती जाएगी। ये हम पीछे एग्जांपल में देख चुके हैं कि जब न्यूट्रल था तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था, लेकिन फिर भी हमें एनर्जी लगाना पड़ी, ठीक है, लेकिन जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज 1 आ गया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो गया। जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज 2 आ गया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना और ज्यादा मुश्किल हो गया। हाउ इफेक्टिवली द इनर इलेक्ट्रॉन शेल स्क्रीन द न्यूक्लियर चार्ज। दूसरे वर्ड्स में हम इसे क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, द डिक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर लाइंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। यानी कि अगर हमारे पास एक एटम है जैसा कि ये सोडियम है, ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जब कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो ये एक शील्ड पैदा कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पैदा करते हैं, और उस नेगेटिव चार्ज क्लाउड को हम क्या कह सकते हैं, शील्ड कह देते हैं, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज क्लाउड है, ये अब इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी रिवॉल्व कर रहे हैं, ये भी शील्ड पैदा कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल कर देगा। जब रिपेल करेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए न्यूक्लियस की जो ग्रिप होती है उसमें क्या आ जाती है, कमी वाक़ हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज इनर लाइंग इलेक्ट्रॉन्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, द डिक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ these inner lying electron is known as shielding effect। अगर हम ये देखें, अगर हम शेल कम कर दें तो अब यहाँ पर कितने शेल शील्डिंग पैदा कर रहे थे, 2 शेल पैदा कर रहे थे। अब यहाँ पर आउटर मोस्ट जो शेल हो गया वो ये वाला हो गया, और इसका इनर जो शेल है वो एक ही रह गया, तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन एसपीडी। अब यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स है वो भी ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। मसलन एस सब शेल है, ठीक है, एस सब शेल जो होता है वो न्यूक्लियस के करीब तरीन होता है और स्फेरिकल होता है, सर्कुलर होता है, यानी कि ये न्यूक्लियस के हर तरफ से एक इक्वल डिस्टेंस पे जो क्या है वो क्या एग्जिस्ट करता है। लेकिन पी की जो शेप होती है वो डम्बल टाइप शेप होती है इस तरह से, ठीक है, तो डम्बल टाइप शेप में जब न्यूक्लियस से वो इलेक्ट्रॉन दूर भी जाता है और उसके क्या करीब भी आ जाता है, इसी तरह डी में भी ऐसे ही होता है। तो ये 4 चीजें जो हैं ये आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। दीज फैक्टर्स यूजुअली इंटर रिलेटेड, ये फैक्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटर रिलेट करते हैं। इन अ स्मॉल एटम द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड। अंडरस्टूड बात है कि साइज कम होगा, न्यूक्लियस के आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगी, ग्रिप ज्यादा होगी, बिकॉज द साइज इज स्मॉलर ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज which creates a stronger attraction between the nucleus and valence electron। वही बात कर रहा है कि जब साइज स्मॉल होगा तो न्यूक्लियस के आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश होगी, वो ज्यादा होगी, और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। जबकि एक लॉन्गर एटम जो है उसमें से लेस स्ट्रांगली हेल्ड ड्यू टू लार्ज साइज। जब एक लॉन्गर एटम की बात करते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा,
जब साइज बढ़ता है तो साइज बढ़ने से मुराद यह है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से मजीद दूर चला गया है। तो अब न्यूक्लियस की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए कशिश क्या हो जाती है, कम हो जाती है साइज के बढ़ने की वजह से। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि छोटी सी एग्जांपल है कि वो बच्चा जो माँ के करीब बैठा होता है उसके ऊपर माँ का ज्यादा होल्ड होता है और वो कम शरारतें करता है एज कंपेयर टू दैट वन कि वो बच्चा जो माँ से दूर होता है, ठीक है, वो माँ के होल्ड में कम होता है, इसी वजह से वो शरारतें भी करने की पॉसिबिलिटी रखता है। तो जो न्यूक्लियस से दूर होगा वो लेस स्टेबल होगा, उसको थोड़ी सी एनर्जी दे के हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। जो न्यूक्लियस के करीब होगा उसको निकालने के लिए हमें हाई एनर्जी अमाउंट जो है वो रिक्वायर होती है। वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप। अब हम देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में कैसे जो है वेरिएट करती है, कैसे चेंज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू अंडरस्टैंड द वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी वी मस्ट कीप फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। पहली बात एटॉमिक साइज, जैसा कि हमने बात की कि एटॉमिक साइज जो है वो ग्रुप के अंदर इंक्रीज करता है। हम इसकी एग्जांपल इंशाल्लाह आगे देखेंगे, सारे फैक्टर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे ग्रुप के अंदर एक एग्जांपल लेकर। एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, शील्डिंग इफेक्ट पे जो है वो डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली हेल्ड। अब इन चारों को रिलेट करो, चारों को कैसे रिलेट करेंगे? जब न्यूक्लियर की अट्रैक्शन कम होगी तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो न्यूक्लियस जो है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लेस टाइटली जो है वो बाउंड करेगा। hence it become easier to remove an electron and finally ionization energy decreases down the group। ये एक एग्जांपल है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिथियम की। ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, ये सेकंड से, ये थर्ड से और ये फोर्थ से। अब देखें लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें 2 शेल हैं। कितने शेल हैं बेटा? 2 शेल हैं। लेकिन जैसे ही हम मूव करते हैं नेक्स्ट ग्रुप के अंदर, और वो कौन सा है, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और इसमें कितने शेल होते हैं, 3 शेल होते हैं, ठीक है। और जब हम पोटाशियम पे आते हैं तो इसमें कितने शेल हो जाएंगे, एक बढ़ जाएगा, 4 शेल हो जाएंगे। तो जब हम ग्रुप में मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो शेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब शेल इंक्रीज हो रहा है तो एटम का साइज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। जब एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस की आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो कशिश होती है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। बात समझ आ रही है? ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब शेल इंक्रीज होगा, ठीक है, शेल इंक्रीज होने से साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होने से अंडरस्टूड बात है कि शेल बढ़ता जा रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो साइज और शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से न्यूक्लियस की आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए कशिश क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो इजी है एज कंपेयर टू द लिथियम, और इसी तरह पोटाशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है एज कंपेयर टू सोडियम। तो इसी वजह से लिथियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो 520 होती है, ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा फिर किसकी हो गई इस ग्रुप में, लिथियम की। जब हम नीचे मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो ये देखें ये 496 है, पोटाशियम की 419 है और इसी तरह रुबिडियम की 403 है। तो इसी तरह से आयनाइजेशन एनर्जी जो डाउन द ग्रुप है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। पीरियड के अंदर जो है वो वही फैक्टर्स जो है वो काउंट होते हैं। सबसे पहले है एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, तो उनकी आपस में एक दूसरे में अट्रैक्शन बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से उनका साइज क्या होता जाता है, कम होता जाता है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फॉर आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। न्यूक्लियर के आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि हर पीरियड के अंदर शेल सेम रहता है, ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेड अमंग द पीरियड। तो रिजल्ट क्या निकलता है, hence it becomes difficult to remove an electron and finally ionization energy increases along the period। ये हमारी एग्जांपल है। सेकेंड पीरियड की बात करते हैं तो ये देखें, ये लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम 4 है, बोरॉन 5 है, कार्बन जो है वो 6 है, नाइट्रोजन 7 है, ऑक्सीजन जो है वो 8 है, फ्लोरीन जो है वो 9 है, नियॉन जो है वो क्या है, 10 है।
अब देखें जैसे जैसे हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लिथियम से नियोन की तरफ मूव करते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर के बढ़ने से क्या मुराद है, प्रोटॉन नंबर बढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि प्रोटॉन का कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होता है तो आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश अंडरस्टूड बात है कि वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसी वजह से देखिए लिथियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो है 520, और बढ़ के क्या होगी, बेरिलियम के केस में 899, बोरोन के केस में 801। बोरोन इज अ एक्सेप्शनल केस, ये हम बाद में इंशाल्लाह एक्सेप्शनल केस डिस्कस करेंगे। कार्बन जो है, ये देखिए ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए जो कशिश है वो बढ़ गई है। इसी वजह से जब न्यूक्लियस की आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है, हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो ये देखें, ये है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो यहाँ पर भी क्या है, इसी तरह से एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर के बढ़ने से क्या होता है कि हम प्रोटॉन को कहते हैं कि प्रोटॉन नंबर बढ़ते हैं। प्रोटॉन का बढ़ना इनडायरेक्टली क्या होता है, न्यूक्लियस चार्ज का बढ़ना होता है। न्यूक्लियस चार्ज के बढ़ने से यानी कि पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए कशिश बढ़ जाती है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है, और आयनाइजेशन एनर्जी हमें ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ रही है। इसके बाद है जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, the amount of energy released when an extra electron is added in outermost shell of a neutral isolated gaseous atom is termed the electron affinity। जब भी हम किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हमेशा क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, यूजुअली ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड फॉर्मिंग अ यूनिट नेगेटिव। आमतौर पर यही समझा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं हम कॉमनली और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, यूनिट, एक ही चार्ज आ जाता है। ठीक है, दिस रिपेयर्स द, अब क्यों ऐसा है कि हम सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन या सिंगल यूनिट नेगेटिव आयन को डिस्कस करते हैं कॉमनली, वो इस वजह से कि जब एक एटम के अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो चुका है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास एक एटम है, इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड किया, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी और ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो नेगेटिव आयन है ये आने वाले इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसी वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर ऐड करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ये देखें ये नेगेटिव आयन है तो जब हम इसमें एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करना चाहेंगे तो आने वाले इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज, सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दिस रिपेल फर्दर इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जी इज नीडेड टू ऐड एन सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो हमें फिर एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। ठीक है, द नेगेटिव अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हम इसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो बात असल में है, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अफिनिटी जो होती है ना वो ये हमें बताती है कि किस एटम में कितनी सलाहियत है। एफिनिटी कहते हैं कैपेबिलिटी को, टेंडेंसी को, सलाहियत को, कितनी सलाहियत होती है एक एटम में इलेक्ट्रॉन लेने की। तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, फिर एनर्जी को डिफाइन करते हैं। हेयर एक्स इज एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, द एनर्जी चेंज इज मेजर्ड इन द यूनिट। वो उसी तरह से एनर्जी किलो जूल पर मोल में मेजर की जाएगी। बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज असाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू व्हेन एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। हम कहते हैं कि हम अपनी कन्वेंशन के लिए, समझने के लिए जो है वो इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर हमें क्यों कंसिडर करते हैं, फिर हमें इसका जो ट्रेंड है ना पीरियोडिक टेबल के अंदर वो समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। greater the value of electron affinity, more energy is released during the process and greater is the tendency of an atom to gain the electron। कहता है जितनी ज्यादा, अंडरस्टूड बात है, जितनी ज्यादा अफिनिटी होगी इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है, उतनी ही जो एनर्जी होगी, उतनी ही
एटम की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की वो क्या होती है, ज्यादा होती है, और उसी हिसाब से एनर्जी जो है वो क्या होती है, ज्यादा रिलीज होती है। याद रखिएगा ये बात, अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज्यादा है, ठीक है, उसकी एफिनिटी ज्यादा है, तो जब हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसमें से एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा रिलीज होती है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज इंडिकेट दैट एनर्जी इज गिवन आउट। तो नेगेटिव साइन अब यहाँ पर ये बात कंफर्म कर रहा है कि नेगेटिव साइन सिर्फ इस बात की अलामत होती है कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, और रिलीज होने वाली एनर्जी को हम केमिस्ट्री के अंदर जो है वो कॉमनली नेगेटिव साइन से लिखते हैं। जैसा कि कोई भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें जब एनर्जी रिलीज होती है तो हम उसको नेगेटिव साइन में लिखते हैं। Variation of electron affinity in a group. In a group, the electron affinity decreases on moving from top to bottom. That is, less and less amount of energy is released such trends. अब यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो किस तरह से जो है वो बिहेव करती है। तो लिथियम के केस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 58 है, सोडियम के केस में 53 है, यानी कि ये क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती है। याद रखिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का सेम ट्रेंड है। तीनों जो हैं वो ग्रुप के अंदर डिक्रीज करती हैं और तीनों पीरियड के अंदर क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन अ पीरियड, तो पीरियड के अंदर भी जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये देखिए ये क्या कर रही है, इंक्रीज, 1 2 3 है, 142 है और 333 है। तो इसी तरह से आयन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि तीनों फैक्टर, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इनका सेम ट्रेंड है। पीरियड्स के अंदर ये क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है, और ग्रुप्स के अंदर क्या होती है, हमेशा कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, it is the relative tendency of a bonded atom to attract the bonded electrons toward itself. किसी भी एटम में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की सलाहियत को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको हम दूसरी तरह से डिफाइन करते हैं, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ व्हेन कंबाइंड इन अ कंपाउंड फॉर्म। जब वो बॉन्ड बना चुका होता है तो बॉन्ड बनाने के दौरान इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ dimensionless quantity and does not have any units. It just compares the tendency of various elements to attract the bond electron toward the answer. ये सिर्फ एक कंपैरिजन होता है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। एक पॉइंट याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की होती है। इसका मतलब यह है कि फ्लोरीन में सबसे ज्यादा सलाहियत होती है कि वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके, अपनी तरफ खींच सके। द मोस्ट वाइडली यूज स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाज डिवाइज्ड बाय द लिनस पॉलिंग। पॉलिंग ने ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया था और उसी ने ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने का तरीका बताया था। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। The implication of this is that when a covalent bond is formed, जब covalent bond बन चुका होता है, the electron used for bonding need to be shared equally by both atom। कहते हैं जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो वहां पर जो है वो 50-50% शेयरिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आता है, और यहाँ पर क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन स्पेंड मोर टाइम राउंडेड एन एटम, then atom will have a partial negative charge. This is the sign of partial। ये पार्शियल जुजवी चार्ज, जुजवी नेगेटिव चार्ज आता है। देखें जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम खींच लेता है तो इलेक्ट्रॉन उस एटम के ज्यादा करीब हो जाते हैं, इसके वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव। और जब एक एटम इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है तो दूसरे पे से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। In the extreme case where the bonded electrons are round one atom all of the time, the bond is ionic। कहते हैं कि इन एक्सट्रीम केस में जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो हैं एक राउंड एंड वन एटम, यानी कि एक एटम के गिर्द ही रहे, तो वो बॉन्ड फिर क्या हो जाता है, आयनिक हो जाता है, यानी कि वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो चुका होता है एक एटम से दूसरी। Pauling and others have attempted to relate the electronegativity difference between two atoms to the amount of ionic character in the bond between them। पॉलिंग और उसके जो को वर्कर से साथी थे उन्होंने ट्राई किया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे कि कौन सा बॉन्ड जो है वो आयनिक है
आयनिक करेक्टर किस में ज़्यादा होता है? तो कॉमनली ये देखा गया है कि जिसमें 2.8 का डिफरेंस हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब दो एटम यानी कि दो एटम्स हैं आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन है या उसके साथ कोई भी और एटम है, तो जब उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.8 से बढ़ जाएगा तो वो बॉन्ड क्या हो जाता है? आयनिक हो जाता है। जनरली स्मॉल एटम्स अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली देन लार्ज वन। आमतौर पर ये देखा गया है जो छोटा एटम होता है, जिसका साइज छोटा होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? ज्यादा खींचता है। इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा। एंड हेंस स्मॉल एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अंडरस्टूड बात है कि जब वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज्यादा होगा। Atoms with the nearly filled shells of electrons tend to have higher electronegativity than those with the separately occupied ones। वो कहते हैं कि वो एटम, ठीक है, जिनके फिल्ड शेल जो है, जिनके शेल जो है वो फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, वो ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज कंपेयर टू द अदर, जिनके वैलेंस शेल जो है वो तकरीबन कंप्लीट नहीं होते और उनके दरमियान बहुत ज्यादा गैप होता है। वेरिएशन देखते हैं, फिर मैं वही बात रिपीट करता हूँ कि तीनों का ट्रेंड सेम है। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में क्या होती है? हमेशा 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 डिक्रीज करती हैं, पीरियड में हमेशा 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 के लिए इंक्रीज करती हैं। ये देखें, ये डिक्रीज हो रही है ग्रुप के अंदर। इसी तरह से अगर हम हेलोजेंस की बात करें तो फ्लोरीन की 4 है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्लोरीन की 3.0 है, ब्रोमीन की 2.8 है और आयोडीन की क्या है? 2.5 है। इन अ पीरियड में वही बात फिर से कि पीरियड में जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। देखें यहाँ पर ये हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। 1 है, 1.5 है, 2 है, 2.5 है, 3 है, 3.5 और सबसे एंड पे 4 है। तो पीरियड में हमेशा ये क्या होती है? बढ़ती है। और अलोंग द जो ग्रुप है फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो हमेशा क्या होती है? डिक्रीज होती है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह क्वेश्चन सेशन में हम जो है वो उनको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बेटा।